नमस्कार, मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम मानव भूगोल से संबंधित है। बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम पाठ्यक्रम अनुसार आज का विषय है जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तत्व, जिसके बारे में हम जानेंगे कि जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तत्वों को किस प्रकार वर्गीकृत किया है। मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। इसके लिए दोनों पक्षों की अंतर्निर्भरता को समझना आवश्यक है। मनुष्य ही मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख विषय है, किंतु यह भी सत्य है कि मनुष्य चूंकि पृथ्वी पर निवास करता है, अतः अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति के साथ अनुकूलन, समायोजन और परिमार्जन भी करता है। उसकी इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक पर्यावरण से भिन्न सांस्कृतिक पर्यावरण का स्वरूप स्पष्ट दिखलाई देता है। कुछ विद्वान मानव भूगोल के मूलभूत तत्वों की विवेचना में प्राकृतिक परिस्थितियों की तुलना में मानवीय क्रियाकलापों को अधिक महत्व देने लगे हैं। अमेरिकन जलवायुवेत्ता फ्रिंच और ट्रिवार्था ने मानव भूगोल के तत्वों के विभाजन में भूमि की उपयोगिता को अधिक महत्व दिया है, जबकि ब्लाश और उनके शिष्य का विश्वास मानवीय क्रियाकलापों में अधिक है। प्रोफेसर जीन ब्रुन्स की मान्यता है कि मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। वह पृथ्वी पर निर्भर है। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह प्राकृतिक वातावरण में रहकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जिसमें सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण में अधिवास, राजमार्ग, उद्योग धंधे, यातायात के साधन और अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को सम्मिलित किया जाता है, जिनका निर्माण मानव ने अपने बौद्धिक कौशल और चातुर्य से किया है। सर्वप्रथम फ्रांस के भूगोलवेत्ता ब्लाश और जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल की विषय सामग्री को अलग अलग भागों में बांटा। जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तत्वों का विभाजन निम्नलिखित दो आधारों पर किया है। पहला है सभ्यता के विकास के आधार पर, दूसरा है यथार्थ वर्गीकरण के आधार पर। प्रथम है सभ्यता के विकास के आधार पर। सभ्यता के विकास के आधार पर जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तत्वों को निम्नलिखित 4 उपविभागों में वर्गीकृत किया है। पहला है अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, दूसरा है भूमि विदोहन संबंधी भूगोल, तीसरा है सामाजिक भूगोल, चौथा है राजनैतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। तो सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल। इसमें जीन ब्रुन्स ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र और आवास को सम्मिलित किया है। मानव को भोजन की निरंतर आवश्यकता पड़ती है, अतः दिन में अनेक बार उसे भोजन करना और जल पीना पड़ता है।
जल के कष्ट का प्रभाव चरवाहे घुमक्कड़ जातियों पर विशेष रूप से पड़ता है। सभी स्थानों से जल मानव क्रियाओं का मुख्य अधिष्ठाता है। मानव अपना भोजन पौधों और पशु पक्षियों से भी प्राप्त करता है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद विश्राम के लिए घर की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक प्रकोपों और जंगली जीव जंतुओं के आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से और अपने सामान की सुरक्षा की दृष्टि से उसे घर की आवश्यकता होती है। इसीलिए विश्राम स्थल या आवास को मानव भूगोल का प्रमुख तत्व माना गया है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मानव प्राकृतिक सहयोग से करता है। विषम जलवायु दशाओं में सामंजस्य स्थापित करने में मानव को प्रकृति भी सहयोग प्रदान करती है। उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति को आर्थिक भूगोल कहा जा सकता है। दूसरा है भूमि विदोहन संबंधी भूगोल। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात अपने जीवन को स्थायी रूप से सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए मानव ने अपने बुद्धि कौशल से कृषि, पशुपालन, खनिज प्राप्ति आदि के उपाय किए हैं। प्रोफेसर जीन्स के अनुसार ये तथ्य अन्य तथ्यों से सर्वथा भिन्न है। अतः इनका अध्ययन कृषि, पशुपालन और औद्योगिक भूगोल के रूप में किया जाता है, जिसे हम भूमि विदोहन संबंधी भूगोल कह सकते हैं। तीसरा है सामाजिक भूगोल। आज भी मानव की सबसे प्राचीन और प्राथमिक अभिलाषा अपने परिवार की वृद्धि है। अतः सामूहिक जीवन के कारण उसकी क्रियाएं विस्तृत और विषम हो जाती हैं। मानव सदैव से ही समूह में रहता आया है, इसीलिए सामूहिक जीवन के कारण उसकी क्रियाएं कुछ विशिष्ट और विस्तृत हो जाती हैं, जिन्हें वह अपने विवेक से समन्वय स्थापित करके सुगम और आसान बनाता है। अंतर्निर्भरता के कारण सामाजिकता इनके जीवन में बढ़ती है और विपणन व्यवस्था का महत्व बढ़ जाता है, जो कि मानव भूगोल का एक प्रमुख विशेषता है। विपणन व्यवस्था विकसित मानव समूह के पारस्परिक सहयोग और निर्भरता के कारण ही सामाजिक भूगोल का महत्व बढ़ा है। चौथा है राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल। इन भूगोलों में राजनीति, शासन तथा इतिहास आदि का अध्ययन किया जाता है, जिससे इतिहास का जन्म होता है, जिसमें भूगोल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः भौतिक तत्व और मानवीय तत्वों के आपसी संबंधों की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ मूलभूत भौगोलिक दशाएं जैसे कि स्थिति, धरातल, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, विजित या शासित क्षेत्र और उसका आकार आदि नगरों, राज्यों और देशों के इतिहास को अत्यधिक प्रभावित करती है। ये थे सभ्यता के विकास के आधार पर जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के 4 उपविभाग बताए हैं। दूसरा है यथार्थ वर्गीकरण के आधार पर ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के तत्व, जो कि इस प्रकार हैं। जीन ब्रून्स ने यथार्थ वर्गीकरण की कल्पना पृथ्वी तल से ऊपर उठकर भूखंड पर पाए जाने वाले मानव समुदाय के असमान वितरण को देखकर की थी। उन्होंने यह अनुभव किया कि प्रतिकूल प्राकृतिक भू आकारों और जलवायु की विषमता के आधार पर कई स्थान जनविहीन हैं, जबकि कई स्थानों पर अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों और जीविकोपार्जन के साधनों की सुलभता के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है।
जैसे सुदूर पूर्व पश्चिमी तथा मध्य यूरोप में अनेक जनसमष्टि इस बात की पुष्टि करती हैं। इन क्षेत्रों में मानव निर्मित भूदृश्यों जैसे भवन, सड़क, रेल, गांव, कस्बा, नगर, खेत खलियान, चारागाह, मैदान, उद्योग धंधे, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह आदि प्रमुख हैं। जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तत्वों का सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण किया है, जिसे यथार्थ वर्गीकरण की संज्ञा दी गई है। यह वर्गीकरण अत्यधिक सरल और लोकप्रिय है। इन सांस्कृतिक तत्वों को 3 प्रमुख एवं प्रत्येक में 2 उपविभागों के आधार पर कुल 6 उपविभागों में विभक्त किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है भूमि के अनुत्पादक कार्य, जिसे 2 उपविभाग घर व सड़कें में विभक्त किया गया है। दूसरा है पशु और वनस्पति पर विजय, जिसे 2 उपविभागों में पुनः विभक्त किया गया है, कृषि और पशुपालन। तीसरा है भूमि के विनाशात्मक कार्य, जिसे पुनः 2 उपविभागों में वर्गीकृत किया है, खनिज विदोहन, वनस्पति एवं पशु विनाश। सर्वप्रथम बात करते हैं भूमि के अनुत्पादक कार्य। इस श्रेणी में भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तत्वों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें घर और सड़कों का अध्ययन किया जाता है। घर का मुख्य लक्ष्य मानव को आश्रय देना है, अतः इस रूप में झोंपड़ी, पक्का मकान, विशाल ऊंची इमारतें, चाहे वे एकाकी या बिखरे हुए रूप में हों या संयुक्त रूप से पाई जाती हों, सम्मिलित हैं। इसी प्रकार सड़क का स्वरूप भी पगडंडी से होकर पक्की सड़क, राजमार्ग आदि किसी भी रूप में हो, इसके अध्ययन का विषय है। ब्रुन्स के अनुसार घर एवं सड़क का भवन एवं राजमार्ग के रूप में विकास मानव के वैज्ञानिक विकास को दर्शाता है। इसीलिए बर्फ़ के इग्लू से घास फूस की झोंपड़ी तथा नगरों की गगनचुंबी इमारतों का अध्ययन घर शीर्षक के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार मार्ग में थल, जल और वायु तीनों मंडलों के अनुसार पाए जाने वाले स्वरूप का अध्ययन सम्मिलित है। घर तथा मार्गों का आपस में अत्यधिक गहरा भौगोलिक संबंध मिलता है। जहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, वहाँ यह संबंध और भी अधिक घनिष्ठ हो जाता है। दूसरा है पशु और वनस्पति पर विजय। इस तथ्य के अंतर्गत कृषि और पशुपालन को सम्मिलित किया गया है। प्रारंभ में मनुष्य अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फल एकत्रीकरण और आखेट पर निर्भर था, किंतु धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि कौशल और चातुर्य से बीजों को एकत्र कर खेती करना सीखा। इसी प्रकार पशुओं का शिकार करने के बजाय उन्हें पालना सीखा, जिससे खाद्यान्न तथा दूध, घी, मक्खन आदि की प्राप्ति उसे होने लगी तथा पशुओं को भोजा ढोने के लिए भी काम में लिया जाने लगा। दूसरे शब्दों में मनुष्य ने पौधों और पशुओं को पालतू बनाकर उन पर विजय प्राप्त कर ली है। पौधे को पालतू बनाने से अर्थ कृषि से है। बोई गई भूमि का रंग, फसल पकने पर खेतों का रंग, हरे भरे विस्तृत चारागाहों में विभिन्न पशुओं के झुंड, प्राकृतिक भूदृश्यों में मानव निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों की
छटा में वृद्धि करते हुए प्रतीत होते हैं। इन क्षेत्रों में मानव ने कृषि के लिए विस्तृत खेत, उद्यान, सीढ़ीनुमा खेत आदि के रूप में भूमि का उपयोग किया है। विस्तृत खेती, गहन कृषि, बागानी कृषि, फलोत्पादन, वैज्ञानिक कृषि के विभिन्न स्वरूप मनुष्य की पौधों पर विजय को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। इसी प्रकार विश्व के विभिन्न भागों में पौष्टिक चारे के उत्पादन से विस्तृत चारागाह के रूप में पशुपालन के क्षेत्र दुग्ध, घी, मक्खन, पनीर आदि डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पशुओं को पालतू बनाकर उपयोग किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में, विशेषकर दुर्गम पहाड़ी भागों में, पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए यातायात के साधन के रूप में किया जाता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि मनुष्य ने पौधों के साथ साथ पशुओं पर भी विजय प्राप्त कर ली है। तीसरा है भूमि के विनाशात्मक कार्य। मनुष्य द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनसे कि भूमि का विनाश होता है। जीन ब्रुन्स महोदय ने इस प्रकार के कार्यों में खनन, वनस्पति और पशु विनाश को सम्मिलित किया है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का निर्ममता से विदोहन को आर्थिक लूट की संज्ञा दी गई है। मनुष्य अपने अधिवास निर्माण हेतु पहाड़ी क्षेत्रों से पत्थर निकालता है, लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति हेतु जंगलों को काटता है, विभिन्न खनिज पदार्थों को निकालने के लिए खाने खोदता है, विभिन्न औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनस्पति और पशुओं का विनाश करता है। ये सभी क्रियाएं भूमि के विनाशात्मक कार्यों के अंतर्गत आती हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई के फलस्वरूप अनेक जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। जिन स्थानों पर घने वन होते थे वहां आज बंजर वनस्पति का नाम पर कुछ झाड़ियां नजर आती हैं। घास के विस्तृत मैदान अत्यधिक चराई के कारण अनुपजाऊ बंजर भूमि में परिवर्तित हो गए हैं। आदिम कृषि के लिए जंगलों को जलाना, सुंदर पंख या फर आदि की प्राप्ति के लिए पक्षियों का विनाश, हाथी दांत या बहुमूल्य खालों के लिए जंगली जानवरों को मारने की क्रियाएं वन एवं जंतु के विनाश के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में पर्यावरण पारिस्थितिकी असंतुलन, मरुस्थलीकरण, ग्लोबल वार्मिंग आदि गंभीर समस्याएं भूमि के इन विनाशात्मक कार्यों का ही दुष्परिणाम है। वर्तमान युग में मनुष्य ने प्रकृति का अविवेकपूर्ण ढंग से शोषण किया है, क्योंकि भौतिकवाद की इस अंधी दौड़ में मनुष्य अपने स्वार्थ और लालच के वशीभूत होकर प्रकृति से आवश्यकता से अधिक संसाधनों का विदोहन करने लगा है, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए यह संरक्षित होना आवश्यक है। अतः संरक्षण के अभाव में आगे आने वाली पीढ़ी को मनुष्य की इन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रकृति में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सब कुछ उपलब्ध है, किंतु उसके लालच को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं। इस प्रकार उपयुक्त विभाजन से स्पष्ट है कि ब्रुन्स ने मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव को मानकर इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वर्गीकरण को सरल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मानव की उच्च आवश्यकताओं का इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है, जबकि मनुष्य चेतनशील प्राणी होने के कारण हमेशा ही ज्ञान विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि के विकास के लिए प्रयत्न करता रहता है। इस विभाजन में सांस्कृतिक और भौतिक वातावरण की परस्पर अंतर्निर्भरता पर भी ध्यान रखा गया है। इस विभाजन की यह विशेषता है कि इसमें अनावश्यक तत्वों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें केवल
भूगोल की यथार्थ सीमा तक ही अध्ययन को सीमित रखा गया है, क्योंकि अन्य तत्वों का अध्ययन आवश्यकता अनुसार बाद में किया जा सकता है।